अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ हम लोग जी चैप्टर 10 हमारा डिस्कस कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह चैप्टर 10 एंड हो जाएगा। कल इसकी फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 10 चैप्टर आपके एंड हो जाएंगे। कल भी मैंने आपको आगे सिलेबस हमारा सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं, तो प्लीज़ ज़रा पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि टाइमली आप लोग इसको कवर भी कर लें। छोटा सिलेबस है लेकिन इसको अगर इजी लेंगे ज़्यादा तो फिर ये आपको तंग करेगा एग्ज़ाम के अंदर। पासिंग रेशो इसकी देख लें, इसकी कोई 90% नहीं आती पासिंग रेशो, हालांकि आ सकती है क्योंकि पेपर इजी है, लेकिन क्यों नहीं आती? क्योंकि भाई आप लोग इसको ज़्यादा इजी ले लेते हैं तो फिर ये फेल भी हो जाता है। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं क्विकली। बात ये थी कि भाई जब भी डायरेक्टर साहिबान जो हैं वो उनको रखा जाता है तो वो बतौर एजेंट काम करते हैं मेंबर्स के। मतलब है कि मेंबर्स दे आर देयर प्रिंसिपल, उन्होंने प्रिंसिपल का जो है इंटरेस्ट है उसको आगे रखना है, उसको सामने रखना है, उसको सेव करना है। तो भाई वो उनके एजेंट भी हैं और एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, मतलब कि ट्रस्ट करते हैं मेंबर्स। तो इसलिए अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी अरेंजमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जिसके साथ जो अरेंजमेंट ये कंपनी करना चाह रही है किसी और कंपनी के साथ या बिजनेस के साथ, और वो भी इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड से मुराद है कि या तो वो खुद इंटरेस्टेड है दूसरी बिजनेस के अंदर, दूसरे कंपनी के अंदर जिसके साथ कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही है, किसी भी तरह की कर्जा ले दे रही है, लीज का एग्रीमेंट है, सेल परचेज का एग्रीमेंट है, एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। तो अगर तो खुद इंटरेस्टेड है, मतलब उसमें डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, मेंबर हैं, ओनर हैं, व्हाटएवर, पार्टनर हैं, या इनके जो रिलेटिव्स हैं, और रिलेटिव्स के अंदर ये याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आगे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, उसमें रिलेटिव्स की एग्जांपल जो है, रिलेटिव्स का मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो ये याद रखना पड़ेगा। डिफरेंट जगहों में हमने रिलेटिव्स का मीनिंग पढ़ा हुआ है, ये आपके लिए बेहतर ये है कि किसी एक जगह पर लिख लें कहाँ कहाँ पे रिलेटिव आए हैं और क्या क्या उसमें लिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है यही बारीक सी चीज़ें हैं जो पूछेगा पेपर में। तो भाई हमने देखा कि रिलेटिव्स में क्या शामिल थे आपके जो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपका स्पाउस और आपके चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन, ठीक है, वो भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो भाई यही कंसीडर किया जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप कंसर्न है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है सर, कंपनीज एक्ट 2017 ये कहता है कि इफ़ अ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड और कंसर्न इन एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद एन अदर कंपनी, तो भाई आपने क्या करना है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग के अंदर, ऑब्वियसली जिसके लिए बोर्ड की अप्रूवल रिक्वायर्ड है वहाँ पर ही, अगर तो जनरल मीटिंग की अप्रूवल रिक्वायर्ड है फिर आपको डिस्क्लोज करने की भी नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जाहिर है आप तो फैसला कर ही नहीं रहे, फैसला तो कर रहे हैं मेंबर्स, वो खुद ही देख लेंगे जिस तरह भी देखना हुआ। अगर डायरेक्टर्स फैसला कर रहे हैं और आप भी वहाँ पे मौजूद हैं तो फिर मसला होता है ना, लॉजिक तो समझे बात का। इसलिए वो कहते हैं कि डायरेक्टर्स ने फैसला करना है तो भाई आपने वहाँ पे डिस्क्लोज कर देना है उनको, ठीक है। अगर तो ट्रांजेक्शन आपकी अभी हुई भी नहीं है और आपको पता है उसका, और तो जैसे फर्स्ट मीटिंग हुई है उसमें बता दें। अगर फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे, फर्स्ट डिस्कशन के टाइम पे आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आप बाद में इंटरेस्टेड हुए, तो सर जब भी आप इंटरेस्टेड हुए उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें आपने बता देना है। और अगर बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर्ड ही नहीं था, मतलब है कि तीसरे दर्जे की, छोटे दर्जे की एक ट्रांजेक्शन थी, देखिए जो बहुत हैवी ट्रांजेक्शन है उनके लिए जनरल मीटिंग का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, जो उससे कम होती है थोड़ी लेकिन हैवी होती है उनके लिए डायरेक्टर्स की मीटिंग का, बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जो उससे भी कम होती है, ऑर्डिनरी कोर्स की ट्रांजेक्शन होती है, उसमें अक्सर बोर्ड का अप्रूवल भी रिक्वायर्ड नहीं होता। तो थर्ड केस वो ये बता रहा था कि अगर बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है तो भाई जब ट्रांजेक्शन हो जाएगी बाद में बता दो, ठीक है। अब या तो आप स्पेसिफिकली सेपरेट नोटिस देते रहें बार बार, तो या एक ये तरीका, अगर आपको लगता है कि यार मेरी जो कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ बतौर डायरेक्टर, ये ऐसी कंपनी के साथ या ऐसे बिजनेस के साथ काम करती है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, ज़्यादा काम करती है, तो भाई सेपरेट नोटिस के बजाय एक जनरल नोटिस दे रहे हैं कि यार फलां जगह मेरी शेयर होल्डिंग है, मेंबरशिप है, पार्टनरशिप है, डायरेक्टरशिप है, या मेरे बच्चों की, मेरे पेरेंट्स की, मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड की है, तो भाई ये सारा सिनेरियो है। तो आप पहले से समझ लें कि मुझे आपने पार्ट नहीं बनाना है ऐसी डिस्कशंस का, ठीक है। ये जनरल नोटिस होता है, ये फाइनेंशियल ईयर पूरे के लिए होता है, तो जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा आपका तो आप लास्ट मंथ में दोबारा एक फ्रेश नोटिस दे दें। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कि यही तो नहीं बंदे आपके रहने, यही तो कंपनीज नहीं रहनी जिसमें आप इंटरेस्टेड होंगे, हो सकता है कईयों में से आप इंटरेस्टेड ना भी हों, ख़त्म हो जाए बाद में, कई न्यू में आप आ रहे हैं, तो सर ऑब्वियसली लॉजिकल बात है कि आप जब भी कोई चेंज आएगी, वो मेंशन नहीं है बुक में लेकिन आप लिख लें, जब भी कोई चेंज आएगी आपने वो भी रिपोर्ट कर देनी है कि भाई अब मैं उस कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या अब मैं न्यू कंपनी है या न्यू बिजनेस है उसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका असर क्या होना था? असर सर ये होना था कि आप जब वो बोर्ड की मीटिंग होनी है जिसके अंदर ये डिस्कशन होनी है, तो आप
बतौर डायरेक्टर वहाँ पे कोरम के अंदर काउंट ही नहीं होंगे। यू कैन नॉट पार्टिसिपेट और वोट ऑन दैट मैटर। आपका वोट भी काउंट नहीं होगा। अगर आप वोट कर भी देंगे तो वॉइड कंसिडर होगा। अगर आप बैठ भी गए जाके तो कोरम का पार्ट आप नहीं होंगे। कोरम आपके बगैर मिनिमम पूरा होना चाहिए, ठीक है। आपको कोरम में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि एक बंदा उन्हें और ऐड करना पड़ेगा आपकी जगह पे कोरम पूरा करने के लिए। और सेकेंडली, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सर फिर तो आप बैठ ही नहीं सकते, उस मौके पे मौजूद नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी प्रेजेंट एट दैट मोमेंट ऑफ डिस्कशन ऑफ सच ट्रांजेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। आप नहीं वहाँ पे हो सकते। लेकिन कानून कहता है कि भाई कुछ एक्सेप्शंस मैं देता हूँ कुछ कंपनीज को। कुछ कंपनीज कौन सी हैं? ऐसी कंपनीज अगर वो प्राइवेट कंपनी है और आप उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी की ना तो सब्सिडरी है ना ही किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है, तो ऐसी कंपनी के ऊपर ये कोई डिस्क्लोजर वगैरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं लगती, ठीक है। और सेकेंडली, अगर इस तरह की अरेंजमेंट के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि आप बतौर श्योरिटी एक्ट कर रहे थे, बतौर गारंटर एक्ट कर रहे थे, कोई इंटरेस्टेड कंपनी है जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, उसके साथ आपकी कंपनी की ट्रांजेक्शन है, वो तो आपने डिस्क्लोज करनी है। लेकिन आप बतौर गारंटर थे, तो बजाय इसके कि आप किसी भी बात पे डिस्कशन में ना आए, वो कहते हैं कि वो जो गारंटी वाली जो श्योरिटी वाली बात है उसके ऊपर जब डिस्कशन हो रही होगी, या कि यार ये श्योरिटी जो है हमारा, जो हमारा गारंटर है, ये हमारे बिहाफ पे गारंटी तो हमारी दे रहा है, लेकिन अगर इसको कोई नुकसान होगा तो हम वो पे करेंगे, हम इंडेमनीफाई करेंगे। इस डिस्कशन की हद तक तो आप आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो उसके ऊपर डिस्कशन होनी है, किस रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करें, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। यू विल नॉट बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ द कोरम। योर वोट विल नॉट बी वैलिड, योर वोट शैल बी कंसिडर एज अ वॉइड वोट। सही है, ये हमने बातें की हुई हैं। और ये भी एक बात की है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हों किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, तो वो वाली फिर ट्रांजेक्शन कहाँ पे चली जाती है? मेंबर्स के पास भाई चली जाती है, जनरल मीटिंग के अंदर जाके वो हम बात करते हैं। तो ये भाई कुछ हमने कल जो हैं चीज़ें देखी थी, और अदर ऑफिसर्स का भी हमने कहा हुआ है उन्होंने बताना है। अच्छा, अब आ जा रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। बड़ी ही अहम चीज़ है। प्रैक्टिकल आपकी जो फील्ड है उसके अंदर भी, प्रैक्टिस में भी, ऑडिट जब आप लोग करेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका आएगा, क्योंकि जब आप ऑडिट करने जाते हो तो आपने यही देखना होता है कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपके IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह उनके मुताबिक तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है क्या। जो कवानीन है पाकिस्तान के अंदर मौजूद, इसमें से बहुत बड़ा कानून कंपनीज एक्ट 2017 है। अगला ही चैप्टर हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, उसके अंदर वो आएगा भी कि आपने अकाउंट्स किस तरह बनाने हैं, उनका तरीकाकार वगैरह। तो अकाउंट्स में क्या क्या मौजूद होगा, कब कब रिपोर्ट करने, ये हम पढ़ेंगे। तो भाई वो हमें कंपनीज एक्ट 2017 गाइड करता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स में फिर रिलेटेड पार्टीज़ के ऊपर आपका क्या असर होगा, बतौर ऑडिटर भी आपने देखना होता है कि क्या रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई है उनके अप्रूवल लिए हुए हैं या नहीं। एक तो कंपनीज एक्ट है, सेक्शन 208 है इसका, आई बिलीव, ये एक मैटर करता है, ये आपने देखना होता है। और फिर आप ऑडिट के एंगल से भी देखें, वो खैर जब पढ़ेंगे, आइज़ा 550, आइज़ा 550 है, वो भी ये बताता है रिलेटेड पार्टी को कैसे देखना। फिर आप अकाउंटिंग में जाएंगे, IAS 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के डिस्क्लोजर्स। ये इतनी अहम चीज़ है रिलेटेड पार्टी कि कोई स्टैंडर्ड, कोई लॉ इसको छोड़ता नहीं है टच किए बगैर, इसको देखता है, इसको कंसिडर करता है, इसके ऊपर अपनी राय लाजमी देता है, ठीक है। तो आप देख लें, बतौर ऑडिटर अगर आपने जाना है, आप आर्टिकल्स में भी जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस में आते हैं, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट दैट कि आपका असल जो CA का काम तो प्रैक्टिस करना ही होता है। आप कंसल्टेंसी करें यार, लोगों के मसाइल हल करें, ये चीज़ है। जॉब तो फिर जॉब है, खैर चॉइस इज़ योर्स, मेरा एक अपना ओपिनियन है। तो भाई आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग भी IAS 24 लग रहा है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 208 भी रिलेटेड पार्टीज पे लग रहा है। फिर आप उधर जाते हैं ऑडिट में तो आइज़ा 550 भी लगता है। तो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको बड़ी तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तगड़ी नॉलेज होने से पहले फिर हमें पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी से मुराद क्या है, किस पार्टी को, पार्टी से मुराद है ना पर्सन या कंपनी वगैरह, किस कंपनी को, किस पर्सन को, किस शख्स को, किस इंसान को हम रिलेटेड पार्टी अपनी बोलेंगे। तो रिलेटेड पार्टी की भाई डेफिनेशन बड़ी अहम है। डेफिनेशन को हम थोड़ा देख लेते हैं, वो क्या कहता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 208 कह रहा है कि रिलेटेड पार्टी से मुराद मैं ले रहा हूँ अ डायरेक्टर ऑफ और हिज रिलेटिव। एक कंपनी है, उसका जो डायरेक्टर या रिलेटिव है डायरेक्टर का, वो कंपनी का क्या है, रिलेटेड पार्टी। देखिए रिलेटेड पार्टी हम देख रहे हैं विद रेफरेंस टू कंपनी के, कंपनी की कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है। बात आ रही है समझ कि ये एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है भाई, इसकी रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है। तो पहले उसने क्या कहा कि जी इसका जो भी डायरेक्टर है, जितने भी डायरेक्टर हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव डजंट मैटर, हर डायरेक्टर
और हिज हर रिलेटिव, सही है, उसका जो रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वो इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी कंसिडर की जाएगी। रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ पर बड़ी अहम है, इन्होंने चेंज कर दी है यहाँ पे। अभी हमने कल जो पढ़ी थी वहाँ पे कुछ और थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक में जहाँ जहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन आई है, रिश्तेदार की डेफिनेशन आई है, वो आपने क्या करना है, लिख लें, ठीक है। किसी एक ही पेज के ऊपर लिखना है कि भाई वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है, क्योंकि इसमें से ऐसे एक आधे नंबर का MCQ भी आ सकता है, वो ज़्यादा हर्ट करेगा ऑब्वियसली अगर गलत हुआ है तो। एक होता है ना दूसरे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी दें तो 0.25 0.5 मार्क्स कटेंगे। MCQ अगर आ गया तो पूरा एक नंबर तो चला ही जाना है कम से कम, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। रिलेटिव से मुराद वो यहाँ पे एंड पे लिख रहा है, देखें ज़रा बुक के लास्ट पे फुट नोट के करीब, वो कहता है हियर द टर्म रिलेटिव मीन्स स्पाउस, ठीक है। सिबलिंग्स, सिबलिंग भी डाल दिया उसने, रिश्तेदार भी। अभी कल हमने पढ़ा उसमें सिबलिंग नहीं थे, उसमें सिंपल था, क्लोज रिलेटिव्स थे, आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी वाइफ या हस्बैंड हो गए और आपके बच्चे, ठीक है। लेकिन उसमें भी उसने स्टेप चिल्ड्रन इंक्लूड करवा दिया था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो आपने याद रखनी है। अच्छा, रिलेटिव से मुराद अब यहाँ पे क्या ले रहा है इस डेफिनेशन के तहत, वो कहते हैं स्पाउस, सिबलिंग्स, लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्सन। लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट्स से मुराद क्या है, ऊपर से नान के दाद के वगैरह हो गए और इधर से आपके पोते वगैरह हो गए, ठीक है। असेंडेंट डिसेंडेंट, ये लोग भी आपके रिलेटेड पार्टी मतलब रिलेटिव कंसीडर होंगे। और हमें पता है कि अगर डायरेक्टर के रिलेटिव हैं तो भाई फिर वो भी कंपनी के क्या है, रिलेटेड पार्टी है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं की मैनेजेरियल पर्सनल और हिज रिलेटिव। दूसरे नंबर पर कौन आ गया, की मैनेजेरियल पर्सनल। की मैनेजरियल पर्सनल से मुराद ऑफिसर्स, यार सिंपल समझ लो, जो ऑफिसर्स नहीं होते कंपनी के, ठीक है, वो, या जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे होते हैं, मिसाल के तौर पे सी लेवल जो एग्जेक्टिव्स होते हैं ना, सी लेवल एक टर्म यूज़ की जाती है कॉर्पोरेट में, इसका मतलब जिनके स्टार्ट में सी आता है, सिंपल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ कस्टमर ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, चीफ सेल्स, वॉट एवर, सही है। जो हेड होते हैं डिपार्टमेंट्स के, वो की मैनेजेरियल पर्सनल हैं, वो भी कंपनी के रिलेटेड पार्टी हैं हर बंदा। और अगर उनका रिश्तेदार है कोई, और रिश्तेदार में ये लोग आते हैं, ठीक है। अगर किसी CEO का, अगर किसी प्रोडक्शन हेड का जो भाई है तो भाई वो भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी है। अगर किसी सेल्स हेड का, डायरेक्टर सेल्स का जो है, वो तो डायरेक्टर तो फर्स्ट में भी आ जाएगा, सेल्स का या मार्केटिंग हेड का, या आप कोई और डिपार्टमेंट समझें, CFO वगैरह है, उसकी वाइफ है, या अगर वो फीमेल है तो उसका हस्बैंड है, तो भाई वो भी रिलेटेड पार्टी में कंसीडर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं अ फर्म इन विच अ डायरेक्टर, मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर, ठीक है। ये ही भाई आपके जो दो बंदे हैं ना, ये ऊपर वाले, मतलब ये डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल से मुराद मैनेजर या इनके रिलेटिव, ये अगर दोनों बंदे किसी और फर्म के अंदर, फर्म से मुराद क्या होती है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को फर्म बोला जाता है ना, पार्टनरशिप फर्म, हमने ये बिजनेस लॉ में पढ़ा था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, कि फर्म से मुराद क्या है कि आप हर एक पार्टनर को अलग अलग बुलाने की बजाय उसको फर्म का नेम दे देते हैं, कि कोलेक्टिवली दे फॉर्म अ फर्म, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती फर्म, लेकिन अगर सबको आपने आवाज़ देनी हो तो फिर आप उन्हें फर्म कह के बुलाते हो, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो भाई वो कह रहा है कि अगर ये लोग, ये जो ऊपर हमने जितने भी लोग पढ़े हैं, डायरेक्टर और उनके रिश्तेदार, मैनेजर्स, की मैनेजरियल पोजीशन वाले और उनके रिश्तेदार, ठीक है, अगर ये किसी फर्म का पार्ट है, ठीक है, अबव पार्ट ऑफ फर्म, ठीक है, ये मैंने इस तरह आसान अल्फाज में थोड़ा लिख दिया। मतलब है कि भाई फिर ये वाली फर्म जो है वो भी हमारी क्या बन चुकी है, रिलेटेड पार्टी। एक ऐसी फर्म, एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर हमारा डायरेक्टर पार्टनर है, ठीक है, या हमारे डायरेक्टर का कोई रिश्तेदार पार्टनर है, या हमारी कंपनी का कोई मैनेजरियल पोजीशन का बंदा इस फर्म का पार्टनर है, या हमारी कंपनी की मैनेजरियल पोजीशन के बंदे का कोई रिश्तेदार इस फर्म का पार्टनर है, तो वो फर्म हमारी क्या कहलाएगी, रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। आई गल समझ, पार्टनर होना जरूरी है इसका, ठीक है, एज पार्टनर। हाँ जी, कोई मसला?
तो ये आप अगर तरतीब में लिख लेंगे ना 3 पॉइंट, तो आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो सकते हैं ना रिलेटेड पार्टी के, क्योंकि जब ये पेपर में आ सकती डेफिनेशन अक्सर आती है 6-7 नंबर की, तो भाई वहाँ पे आपने बारीकी से चीज़ों को लिखना होता है। तो वैसे तो नहीं मैटर कर रही होती तरतीब, आप इस तरह मर्जी लिखे, लेकिन ये याद रखने के लिए बड़ा ईजी हो जाता है ना, कि अगर आपने पहले ये बंदे लिख लिए हैं तो तीसरा पॉइंट इन्हीं से बन जाना है कि यार अगर यही बंदों में से कोई भी शख्स किसी और फर्म का पार्टनर है तो दैट फर्म विल ऑल्सो बी आवर रिलेटेड पार्टी। ओके, 4th पॉइंट। अब प्राइवेट कंपनी, ये देखो चौथा पॉइंट भी अब इधर से, अ प्राइवेट कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ मेंबर और डायरेक्टर। ठीक है, अब इसमें रिलेटिव को उसने निकाल दिया है, उसने कहा कि भाई प्राइवेट कंपनी इन विच योर से मुराद क्या है, ये कंपनी, योर डायरेक्टर और मेंबर इज अ डायरेक्टर और मेंबर, सिंपल। भाई एक ऐसी प्राइवेट कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर आपका डायरेक्टर है, मतलब आपका डायरेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी का भी डायरेक्टर है, तो भाई वो कंपनी आपकी भी क्या बन गई, रिलेटेड पार्टी बन गई। आपका डायरेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी का मेंबर है तो फिर भी भाई वो प्राइवेट कंपनी आपकी क्या बन गई, रिलेटेड पार्टी बन गई। आपका मेंबर किसी और प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है तो फिर भी वो प्राइवेट कंपनी आपकी रिलेटेड पार्टी बन गई। आपका मेंबर किसी और प्राइवेट कंपनी का मेंबर है तो फिर भी वो प्राइवेट कंपनी आपकी क्या बन गई, रिलेटेड पार्टी। और आइए गल समझ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब पब्लिक कंपनी आ गई। अब पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर, अच्छा ये था हमारा मैनेजर, आपका डायरेक्टर या मैनेजर अगर किसी और प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर है, ये बात ठीक है। अच्छा, अ पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर और होल्ड्स along with his relatives any shares of its paid up share capital। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी वाला हो गया पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या है, पब्लिक कंपनी, एक ऐसी पब्लिक कंपनी वो आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, मतलब है कि ये इधर ये आपकी रिलेटेड पार्टी बन गई, इधर ये या ये लोग बन गए, इधर ये या ये लोग बन गए, इधर प्राइवेट कंपनी बन गई, इधर ये पब्लिक कंपनी आपकी कंपनी की रिलेटेड पार्टी होगी। कब होगी भाई, इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर, आपका डायरेक्टर या मैनेजर इज अ डायरेक्टर और होल्ड्स along with his relatives any share of its paid up share capital। मतलब है कि पब्लिक कंपनी इन विच योर डायरेक्टर और मैनेजर इज डायरेक्टर, देखो ये बारीकी थोड़ी सी क्या है, एक मिनट, मैनेजर इज डायरेक्टर और holds any share alone or with relatives। भाई उसके अकेले के पास कुछ शेयर्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं उनके पास कोई शेयर्स हैं, तो भाई वो क्या है, आपकी रिलेटेड पार्टी की पब्लिक कंपनी बन जाएगी। एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके अंदर आपका डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है या किसी भी तरह के शेयर्स वो होल्ड कर रहा है या उसके रिश्तेदारों के पास शेयर्स हैं, तो वो भाई आपका क्या बन जाएगा, वो पब्लिक कंपनी आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। 6 पॉइंट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट का आपको डेफिनेशन का पता है, पहुंच जाए डेफिनेशन के ऊपर, वो दोबारा जाके देखें, सही है, ताकि वो क्लियर हो आपकी। अगर वो नहीं क्लियर होगी तो फिर वो जाहिर समझ नहीं आनी बात की। यहाँ पे वो 10वें चैप्टर पे आ गया, वो अज्यूम कर रहा है कि आपको आती है इन चीज़ें बेसिक। एनी बॉडी कॉर्पोरेट हु सीईओ, जिसका सीईओ और मैनेजर इज accustomed to act in accordance with the advice, directions और instructions of a director और manager। ये बात जरा समझ लें, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट बन रही है जी आपकी रिलेटेड पार्टी, बॉडी कॉर्पोरेट आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी इफ इट्स सीईओ, इट्स का मतलब है कि इस कंपनी का, बॉडी कॉर्पोरेट का, इफ इट्स सीईओ टेक्स एडवाइस फ्रॉम योर डायरेक्टर और मैनेजर। आसान अल्फाज में समझ आ गई। कहते हैं एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट वो आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी अगर उसका सीईओ आपके डायरेक्टर या मैनेजर से कोई एडवाइस लेता है, अकस्टम टू एक्ट ऑन एडवाइस, मतलब है कि वो हमारी एडवाइस पर अगर अमल करता है, आपकी मैनेजर या डायरेक्टर की
एडवाइस पर अमल करता है ज़्यादातर अकस्टम्ड टू, अकस्टम से मुराद है कि आम तौर पे लेता है, कानूनी तौर पे कोई नहीं है, लॉफुली नहीं है, एक कस्टम बन गई है, एक रस्म बन गई है, एक आप कहें कि उसकी एक रूटीन बन चुकी है, वो आपके डायरेक्टर या मैनेजर से एडवाइस लेकर काम करता है, तो भाई वो कहता है कि फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। लेकिन उसने एक्सेप्शन लिख दी है, एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस गिवन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। हाँ वो कहता है अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई है ना एडवाइस वगैरह, फिर उसको नहीं आप काउंट करेंगे। कहता वो तो उसका बिजनेस है यार, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का डायरेक्टर एक डॉक्टर है लेट्स से, और कोई बॉडी कॉर्पोरेट का सीईओ है, वो उससे अपनी कंपनी के हवाले से कोई मेडिकल की कोई चीज़ें पूछता है, कोई कंसल्टेंसी लेता है, लेकिन पे भी करता है उसको, ठीक है। कंपनी उसको दूसरे वाली बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो उसका सीईओ उसको पे भी करवाता है कंपनी से, अपनी बॉडी कॉर्पोरेट से। वो कहते हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं ना, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, उसका क्लाइंट है। बात आ रही है समझ? आपका फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है या डायरेक्टर है, वो सीएफओ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब किसी और बॉडी कॉर्पोरेट का सीईओ उससे मशवरा लेता है किसी चीज़ के ऊपर, मशवरे के पैसे देता है, प्रोफेशनल सर्विस एक दी जा रही है, तो इस सेंस में वो कहता है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी, क्योंकि आपका डायरेक्टर या मैनेजर जो है उसको वैसे ही अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। आगे बात समझ। नेक्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन, पर्सन से मुराद कोई भी शख्स, लीगल या इलीगल, लीगल या नेचुरल, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट। हाँ अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट थी जिसका सीईओ हमारे डायरेक्टर या मैनेजर के कहने पे चलता रहा, तो हमने कहा भाई वो बॉडी कॉर्पोरेट हमारी रिलेटेड पार्टी है। अब भाई अगला पॉइंट क्या है, अ पर्सन फ्रॉम होम योर डायरेक्टर और मैनेजर टेक्स एडवाइस। सही है भाई, एक ऐसा शख्स जिससे आपके डायरेक्टर या मैनेजर एडवाइस लेते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? अगर प्रोफेशनली लेते हैं, ठीक है, पे करके पैसे लेते हैं और एक प्रोफेशनल सर्विसेज के तौर पे डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस को लेते हैं, डिवाइस लेते हैं, फिर उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अदर देन दैट, अगर मैं कंपनी और मेरा मैनेजर या डायरेक्टर किसी और इंसान से कोई एडवाइस लेता है, तो भाई वो इंसान जो है वो भी मेरी क्या बन चुकी है, रिलेटेड पार्टी बन चुकी है, ठीक है। आइए बात समझ आगे। एनी कंपनी विच इज अ होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएटेड ऑफ सच कंपनी और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग ऑफ अ कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊं तो डायरेक्ट होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, आपकी जो डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी है या डायरेक्ट सब्सिडरी कंपनी, मतलब जो आपके ऊपर है, होल्डिंग है आपकी, डायरेक्ट है, मतलब है कि उसकी 50% आप में इन्वेस्टमेंट है, या जिसमें आपकी 50% इन्वेस्टमेंट है, वो डायरेक्ट ही होगी ना। मतलब इसको मैं आसान अल्फाज में कह रहा हूँ, पेपर में तो ऑब्वियसली आपने डिटेल में चीज़ बतानी है। विच इज़ अ होल्डिंग सब्सिडरी और एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ सच कंपनी, तो एसोसिएटेड भी कर लो, डायरेक्ट होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड, ये सारी आपको डेफिनेशन आती हैं, ठीक है। या आप कह लो कि जी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से मुराद क्या है कि भाई डायरेक्टली मेरी तो पेरेंट नहीं है लेकिन मेरी पेरेंट की पेरेंट है, इस तरह कर लो, ठीक है। या भाई वो क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, एनी कंपनी विच इज, ये इस तरह समझ लें, एनी कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी। मतलब यहाँ पे सिस्टर कंसर्न की बात हो रही है, वैसे स्पेसिफिकली बोला जाए सिस्टर कंसर्न से मुराद है पेरेंट एक है, ठीक है, बात आ रही है समझ। पेरेंट एक है लेकिन मैं भी उसी की सब्सिडरी हूँ और जो दूसरी कंपनी है वो भी उसी की ही सब्सिडरी है, तो भाई हम भी क्या बन चुके हैं, आपस में रिलेटेड पार्टी बन चुके हैं, ठीक है। वो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात थी ना कि मेरी होल्डिंग है, उसकी ऊपर होल्डिंग है, तो मैं उसकी भी सब्सिडरी हूँ, ये तो सब्सिडरी की डेफिनेशन में वैसे ही आ जाता है ना,
याद है सब्सिडरी की डेफिनेशन के अंदर ये तो वैसे ही आ जाता है कि एक तो सब्सिडरी से मुराद है कि आप में किसी और कंपनी की 50% इन्वेस्टमेंट है तो आप उस कंपनी की सब्सिडरी बन गए, लेकिन साथ ही उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि भाई अगर उस कंपनी के अंदर भी किसी और की इन्वेस्टमेंट है तो आप ऊपर वाली जो कंपनी है उसकी भी सब्सिडरी है। तो वो जो बात हम अभी कर रहे थे वो तो पहले पॉइंट के अंदर ही आई थी। जो दूसरा पॉइंट है ना, ये बेसिकली क्या है, सिस्टर कंसर्न की बात हो रही है। तो इसको अगर मैं उस हिसाब से लिख दूँ थोड़ा, ठीक है, उस हिसाब से कर दूँ कि सब्सिडरी ऑफ योर होल्डिंग, ये मेरे ख्याल में सही है कि आप भी उसी का होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हैं और वो भी उसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, तो आप दोनों आपस में सिस्टर कंसर्न्स हैं। तो भाई ये भी क्या है, रिलेटेड पार्टी होगी वो भी आपकी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सच अदर पर्सन एज में भी स्पेसिफाइड, भाई इसके अलावा कोई भी अगर कमीशन किसी को स्पेसिफाई कर देता है। सर ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए, क्लियर बिल्कुल होनी चाहिए, अदरवाइज जाहिर है मसाइल पैदा हो सकते हैं। मैंने आपको इसकी अहमियत बता दी है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा रिवाइज अगर कर लें इसको, ठीक है, ताकि बोलते हुए जो थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग भी हुआ है वो भी क्लियर हो जाए। आपकी एक कंपनी है, अब आपने देखना है मेरी कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से लोग, कौन कौन से इंसान, कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन सी पार्टनरशिप्स, मतलब हर तरह की जो पर्सन होते हैं नेचुरल और लीगल, वो आपके उनमें से कौन कौन रिलेटेड पार्टी हैं, ठीक है। तो भाई आपके डायरेक्टर, तमाम डायरेक्टर, चाहे वो एग्जेक्टिव हैं, चाहे नॉन एग्जेक्टिव हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, आपके तमाम के तमाम एग्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी रिलेटेड पार्टी हैं। ना सिर्फ डायरेक्टर्स, आपके जो डायरेक्टर्स के रिश्तेदार हैं, ठीक है, वो भी आपके रिलेटेड पार्टी हैं। रिश्तेदार से मुराद अब यहाँ पर क्या है, आपके पेरेंट्स, ठीक है, लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट, बेसिकली ऊपर वाले और नीचे वाले आपके वो आ जाएंगे, और आपके सिबलिंग्स आ जाएंगे, आपका स्पाउस आ जाएगा, ये सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर भाई आपके जो की मैनेजर्स हैं, आपके जो टॉप पोजीशन के ऊपर टॉप मैनेजमेंट है, लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही, आपको पता है 3 तरह की होती है आपकी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, फिर टैक्टिकल मैनेजमेंट या इसको हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिसको लोअर मैनेजमेंट भी कहते हैं। 3 तरह की होती है। तो भाई टॉप मैनेजमेंट जो की पर्सनल है, जो चलाते हैं, रन करते हैं आपकी कंपनी को, वो तमाम लोग आपकी रिलेटेड पार्टी हैं, ठीक है, और उनके जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी हैं। अच्छा, फिर आ गया जी एक ऐसी फर्म जिसके अंदर ये ऊपर वाले लोग ही, देखो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना, ये जो ऊपर हमने 3 तरह के लोग बेसिकली पढ़े हैं कि डायरेक्टर या उनके रिश्तेदार, की मैनेजर या पर्सनल या उनके रिश्तेदार, अगर इनमें से कोई भी शख्स किसी फर्म के अंदर पार्टनर है, पार्टनर लेवल का बंदा है, ठीक है, तो भाई वो वाली जो फर्म है वो आपकी कंपनी की रिलेटेड पार्टी है। देन एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर आपके डायरेक्टर या मैनेजर, डायरेक्टर या मेंबर हैं, ठीक है, उस कंपनी के अंदर, तो वो प्राइवेट कंपनी भी आपकी क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। देन एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके अंदर आपके डायरेक्टर या मैनेजर या तो डायरेक्टर हैं या उनके पास या उनके रिश्तेदारों के पास कोई शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो भाई फिर भी पेड शेयर्स हैं, लेकिन पेड शेयर्स होना लाजमी है, तो वो भी क्या है, पब्लिक कंपनी आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। देन एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका सीईओ आपके डायरेक्टर या मैनेजर से मशवरा लेता है और उसकी एडवाइस पर काम करता है, अक्सर लॉफुली नहीं, कस्टम टू है। कस्टम से मुराद क्या कि उसको आदत है या वो एक मतलब एक बन चुका है उसके साथ आपके किसी भी डायरेक्टर या मैनेजर का इस तरह का रिलेशन कि वो उसकी एडवाइस पर काम करता है, तो भाई फिर भी वो आपकी जो बॉडी कॉर्पोरेट है, रिलेटेड पार्टी आपकी बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है इसमें भी और अगले पॉइंट में भी, कि अगर वो एडवाइस प्रोफेशनल एडवाइस है, सही है, प्रोफेशनली वो दे रहा है, उसकी फ़ी वगैरह भी वो चार्ज कर रहा है, तो वो एक सेपरेट चीज़ कंसीडर की जाएगी, उस बेस के पे वो रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगी। देन एक ऐसा इंसान जिससे आपका डायरेक्टर या मैनेजर मशवरा कर लेता है और उसके मुताबिक अमल करता है, और यहाँ पर भी एक्सेप्शन है प्रोफेशनल एडवाइस की। देन आगे की बात कि अगर आप
की कोई होल्डिंग कंपनी है, या आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, या आपकी कोई एसोसिएटेड कंपनी है, तो वो सब आपकी रिलेटेड पार्टी हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, आपकी सिस्टर कंसर्न्स। बेसिकली सिस्टर कंसर्न क्या किसको बोला जा रहा है कि जिसका पेरेंट सेम है, मतलब है कि एक होल्डिंग कंपनी है, आप उसकी सब्सिडरी है, एक और कंपनी है वो भी उसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, सिस्टर कंसर्न होगी। वो जो सिस्टर कंसर्न है वो भी आपकी क्या है, रिलेटेड पार्टी है। और इसके अलावा कमीशन जिसको स्पेसिफाई कर दे वो बन जाती है। ठीक है जी, इसकी रिलेटेड पार्टी की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, मैंने अभी पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ भाई, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिलेटेड पार्टीज़ के इसके ऊपर हर लॉ बोलता है, हर लॉ बताता है अपने अपने तरीकाकार। अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड पार्टीज़ के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट 2017 की सेक्शन 208 की। फिर हमें पता है IAS 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के ऊपर बात करते हैं। जब आप लोग इंशाल्लाह ऑडिट में जाएंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे आइजा 550, आइजा 550, वो भी रिलेटेड पार्टीज़ का ऑडिट किस तरह करना है उसके ऊपर बड़ी शक की वो नज़र से देखता है। बल्कि अभी खैर आपको समझ नहीं आएगी उन चीज़ों की, जब वो आएंगे तो फिर समझ आ जाएगी उसमें कि उस पर बड़ी मतलब सख्त किस्म की उसकी ज़ुबान भी है। इतनी सख्त है कि कानून आप आसान अल्फाज में समझ लें कि ऑडिट के स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि भाई अगर रिलेटेड पार्टी के अंदर कोई किसी भी बल्कि फील्ड के अंदर अगर इंटरनल कंट्रोल्स का मसला है, कंट्रोल्स नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है कंपनी में, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई कंट्रोल का मसला है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, हमें बहुत इशू है इसके ऊपर, ठीक है, तो नेगेटिव रिपोर्ट दी जाती है। खैर ये बात आपको वहाँ पर समझ आएगी, लेकिन कहने का सिर्फ ये पर्पस है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ना सिर्फ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको रिलेटेड पार्टी का ये सेक्शन का आइडिया होना ज़रूरी है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, आप आर्टिकल्स में भी जाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद अगर प्रैक्टिस भी करते हैं उसमें बड़ी इसकी मदद पेश आएगी। चलें जी, खैर ये था हमारा रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भाई बढ़ने के लिए हमारे पास सिनेरियो है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10, XYZ लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन अरेंजमेंट विद ABC फर्म है भाई, वो पार्टनरशिप फर्म है, इन विच आजम, बाबर एंड चांद आर पार्टनर्स, ये 3 लोग पार्टनर्स हैं उसके। ओके, आजम इज स्पाउस ऑफ नाहिद, आजम साहब नाहिद के स्पाउस हैं, ठीक है। वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड आपकी कंपनी है, इसके अंदर क्या है भाई, आपका जो डायरेक्टर है उसकी स्पाउस एक और फर्म है उसकी पार्टनर है। तो हमने क्या लिखा, अबव, ये जो अबव सारे लोग हैं, पार्ट ऑफ फर्म एज पार्टनर, तो वो फर्म आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। ऐसे ही है, तो भाई आपके डायरेक्टर, उनकी स्पाउस एक और फर्म की पार्टनर है, तो वो वाली फर्म आपकी क्या है, ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टी है। तो आजम इज अ रिलेटेड पार्टी बीइंग रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर एंड ABC firm is the related party being firm in which relative of a director is a partner। देखो दोनों बंदे रिलेटिव हैं, दोनों बंदे ही रिलेटेड पार्टी हैं। आजम रिलेटेड पार्टी है पहले वाली लाइन के मुताबिक, डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, ठीक है। आपका नाहिद जो है वो भी रिलेटेड पार्टी है, आजम जो है उसका रिलेटिव है, स्पाउस है, वो भी रिलेटेड पार्टी होगी। देन वो फर्म जिसके अंदर आपके डायरेक्टर का स्पाउस जो है, रिलेटिव जो है, पार्टनर है, वो भी रिलेटेड पार्टी हुई। तो 3 लोग तो फिर इस तरह बन जाते हैं। बात आ गई है समझ, ठीक है। एग्जाम्पल 11, KLM लिमिटेड ऑफन ऑब्टेन्स इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फ्रॉम अदील, वो अदील से कंसल्टेंसी लेते हैं। अदील प्रैक्टिसेस एज बिजनेस एडवाइजर एंड प्रोवाइड्स द कंसल्टेंसी टू KLM लिमिटेड प्योरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। बताएं जी, एक अदील साहब हैं, वो आपकी कंपनी को एडवाइस देते हैं और उनका काम है, प्रोफेशनल है वो, तो क्या वो आपकी रिलेटेड पार्टी हैं इस पॉइंट के तहत? अ पर्सन फ्रॉम हुज योर डायरेक्टर और मैनेजर टेक्स एडवाइस वगैरह, तो भाई नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है और उसकी फ़ी वगैरह भी वो चार्ज करता है, तो सर वो आपका रिलेटेड पार्टी नहीं है, ठीक है। बात आ गई समझ। तो इस तरह आपको सिनेरियो आ सकता है, तो आपने वहाँ से चूज़ करना होगा, ठीक है, ओके। तो आगे आ रहे हैं जी। नेक्स्ट है हमारा एक टॉपिक है, एक डेफिनेशन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुराद क्या है कि
जहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। आम तो यही लगता है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुराद है कि भाई कौन सी सीट कंसीडर की जाएगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के, ये ओहदा है यहाँ से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो वो कहता है कि कानून किस चीज़ को समझ रहा है। कानून भाई ये कहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मीन्स एनी ऑफिस वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाय अ डायरेक्टर। पहले वाला पॉइंट है वो डायरेक्टर के लिए, और दूसरा वाला पॉइंट है बाय एनी इंडिविजुअल अदर देन डायरेक्टर, ठीक है। मतलब है कि डायरेक्टर के अलावा ऑफिसर्स के लिए दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है डायरेक्टर्स के लिए कि भाई डायरेक्टर के लिए कब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। तो देखें जरा, वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाय अ डायरेक्टर इफ द डायरेक्टर होल्डिंग इट रिसीव्स फ्रॉम द कंपनी anything by way of remuneration over and above the remuneration to which he is entitled as director by way of salary, fee, commission, परक्विजिट्स, एनी रेंट फ्री अकोमोडेशन और अदरवाइज। बात ज़रा समझें, असल में ना आगे जाके बात आनी है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स की जो रिक्वायरमेंट लगनी है उससे पहले वो आपको बताना चाह रहा है कि है क्या। जैसे देखें ना, हमने कहा जी बॉडी कॉर्पोरेट फलाना, तो पहले पता तो बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, तो इसलिए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको बताना चाह रहा है। उसने कहा जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुराद दो चीज़ें, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो है डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टर ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंसीडर किया जाएगा कि उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कंपनी में, तब कंसीडर किया जाएगा अगर उसको बतौर डायरेक्टर मिलने वाली सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं जो बतौर डायरेक्टर मिलती हैं, सिर्फ उसके अलावा उसको कुछ भी मिल रहा है ना कंपनी से, कुछ भी मिल रहा है, तो वो कंसीडर किया जाएगा वो चीज़, वो अरेंजमेंट उसके लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे डायरेक्टर को आम तौर पे आप सैलरी देते हैं, ठीक है, आम तौर पे आप उसको कोई जो है समझ लो कोई कमीशन दे देते हैं किसी या आप कोई परसेंटेज दे देते हैं किसी सेल्स की, आम तौर पे आप ये देते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं आप मिसाल के तौर पे देते। अब अगर आप किसी डायरेक्टर को गाड़ी दे दें उसकी सर्विसेज के लिए, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ। अगर आप उस डायरेक्टर को कोई एकोमोडेशन दे दें, अगर तो आप आम तौर पे देते हैं एकोमोडेशन, फिर तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं देते और उसको दिया है स्पेशली, तो फिर भाई वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर किया जाए। बात आ रही है समझ। तो अगर डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई उसको जो आम तौर पे चीज़ें मिलती हैं, अगर उससे हटकर कोई चीज़ दी जा रही है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको सिर्फ मीटिंग के पैसे मिलते हैं, ठीक है, आम तौर पे, लेकिन आपने उसको मिसाल के तौर पे गाड़ी भी दे दी है, तो भाई वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। आपने उसको कोई और इस तरह के कोई अलाउंसेस वगैरह दे दिए हैं, मेडिकल अलाउंस वगैरह दे दिया है जो कि आमतौर पे नहीं मिलता नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, तो दैट इज़ एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बात आ रही है समझ, ये डायरेक्टर के पॉइंट से। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है कि डायरेक्टर के अलावा जो लोग हैं उनके लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कब और क्या चीज़ कंसिडर की जाएगी। उसके लिए भाई वो ये कह रहा है कि वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल अदर देन अ डायरेक्टर और बाय एनी फर्म, डायरेक्टर के अलावा कोई कर रहा है, या कोई फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, या कोई प्राइवेट कंपनी है, और अदर बॉडी कॉर्पोरेट या उसके अलावा कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, इफ द इंडिविजुअल फर्म, प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग इट रिसीव्स फ्रॉम द कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन, सैलरी, फी, कमीशन, परक्विजिट्स, एनी रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह, सही है। तो भाई वो ये कह रहा है कि अगर तो डायरेक्टर को देखा जाए तो कब कंसीडर किया जाएगा उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं। अगर उसको नॉर्मल रूटीन में मिलने वाली चीज़ों के अलावा कुछ मिल रहा है, तो जो अलावा मिल रहा है ना वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर के अलावा अगर दूसरे कोई बंदे हैं तो उसके लिए वो कह रहा है कि डायरेक्टर के अलावा जो बंदे हैं, या अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई फर्म है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको अगर आपकी कंपनी की तरफ से कुछ भी सैलरी दी जा रही है, कुछ भी फ़ी दी जा रही है, कुछ भी कमीशन दिया जा रहा है, कोई रेम्युनरेशन दिया जा रहा है, तो उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। बात आ रही समय, लॉजिक समझना इस बात का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों लाया गया। लॉजिक सर ये है कि देखें, एक कंपनी है, अब उससे आप अगर एम्प्लॉई हैं तो सैलरी ही ले सकते हैं सिर्फ, ऑब्वियसली अगर डायरेक्टर हैं तो आपके वही जो दो चार चीज़ें हैं वही आपको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसके अलावा कुछ निकाल रहे हैं उधर से, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आप किस तरह की एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं जो नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं दी जाती। तो भाई वो रिपोर्ट भी तो करनी है ना हमने कि यार आप इन बंदों के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वो मेंबर्स की नज़र में भी होनी चाहिए, बोर्ड की नज़र में भी होनी चाहिए, इसलिए प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की टर्म निकाली गई है। बात आई समय। एग्जांपल देखें, एग्जांपल 12, फरीद इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मुल्तान फार्मा लिमिटेड। नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन है तो डायरेक्टर। हमने कहा कि हम सब के लिए सेम पढ़ रहे हैं। लिस्टेड कंपनी, ही ओनली रिसीव्स मीटिंग फ्री फ्रॉम
मीटिंग फ़ी फ्रॉम MPL फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स एंड मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी। भाई उसको सिर्फ फ़ी मिलती है मीटिंग्स की, और आपको पता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव्स के साथ यही होता है, उनको सैलरी फिक्स नहीं मिलती क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पे डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सर इसका मतलब हो गया कि उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपकी कंपनी में नहीं है, वो एक ही काम जो आमतौर पे डायरेक्टर का नॉन एग्जीक्यूटिव का होता है वही कर रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर पे एग्जांपल 13, नवीद इज अ डायरेक्टर इन मुल्तान फार्मा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, ही रिसीव्स ओनली मीटिंग फी फ्रॉम MPL फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग्स एंड मीटिंग्स ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। नवीद ऑल्सो सुपर, देखो ये ऊपर वाली बात तक तो बात जायज़ थी, उसको ये मिलता रहा, बेस्ट है। नवीद ऑल्सो सुपरवाइजेज द प्रोडक्शन ऑन रूटीन बेसिस, वो प्रोडक्शन वगैरह को भी देखता है रूटीन बेसिस पे, एंड लिव्स इन अ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय MPL नियर इट्स प्रोडक्शन साइड, उसको भाई उधर ही उन्होंने ठहरा दिया हुआ है। नवीद डज नॉट रिसीव एनी मंथली और एनुअल सैलरी, भाई ये तो मिलती होती है ना डायरेक्टर को, इसको नहीं मिल रही, इसको सिर्फ मीटिंग्स की मिलते हैं पैसे, लेकिन इसको जो है जो अकोमोडेशन वगैरह दी हुई है, तो भाई इसका मतलब है कि असल में इसको सिर्फ मीटिंग्स के पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन आपने इसके साथ थोड़ा हटके अरेंजमेंट कर ली है, आप इसको रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, ये भी चीज़ें हो रही हैं। तो भाई ये क्या है, आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है बंदा, बात आ रही है समझ। अच्छा, अब अगर यहाँ पे ये होता है कि वो डायरेक्टर्स प्रोडक्शन होता और ये लिखा होता है कि आमतौर पे आप अपने डायरेक्टर्स को ये फैसिलिटीज़ देते हैं, तो भाई फिर तो ठीक था, फिर उसको मीटिंग के पैसे नहीं ना मिलने चाहिए थे, स्पेसिफिकली मीटिंग के पैसे क्यों आप फिर दे रहे हैं? अगर वो वाला फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाना था, अगर उसको मीटिंग के पैसे भी ना मिलते, उसको फिक्स सैलरी मिलती रहती, तो हमें तो कोई मसला नहीं था अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता। लेकिन ये अगर आप कहें कि वो फिक्स सैलरी तो लेता नहीं है, जहाँ से ये शो हो रहा है कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, और सेकेंडली वो मीटिंग के पैसे लेता है, तो भाई फिर भी उधर से भी शो थोड़ा सा हो रहा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है। बट आपने उसको प्रोडक्शन की सुपरविजन भी दे दी है और आप उसको अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो उधर से कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पे नहीं होता। बात आई समझ। अच्छा, अब आगे रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल पॉलिसी फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। देखो हमने रिलेटेड पार्टीज को पढ़ना स्टार्ट क्यों किया, ताकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट के ऊपर आए, सिर्फ डेफिनेशन देख के तो नहीं ना हमने चले जाना, ठीक है। जैसे सोसाइटी कंपनी की डेफिनेशन देखी है, उसके ऊपर फिर रिक्वायरमेंट देख ली कि यार उनके साथ अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस तरह से करनी है। तो भाई रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन तो पढ़ ली है, लेकिन अब आगे क्या है, आगे सर ये है कि अगर इनके साथ कोई ट्रांजेक्शन कोई अरेंजमेंट करनी है तो वो किस तरह से करनी है, उसको देखते हैं। अ कंपनी में एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी ओनली इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड अप्रूव करेगा, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू, वो कहता है किस किस तरह की आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं भाई रिलेटेड पार्टी के साथ, लेकिन उसकी जो पॉलिसी है वो बोर्ड के अप्रूवल से डिवाइस होगी, बनेगी। वो कहते हैं भाई आप सेल परचेज वगैरह का कोई काम कर सकते हैं, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का कर सकते हैं, लीजिंग का कर सकते हैं, सर्विसेज वगैरह कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट वगैरह का कर सकते हैं। सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और सोसाइटी कंपनी। आप किसी रिलेटेड पार्टी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट साइन कर सकते हैं अपनी कंपनी में, अपनी किसी रिलेटेड पार्टी वगैरह में, मतलब है कि कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो आपकी रिलेटेड पार्टी है, उससे आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं, उनको रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं, इसका मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रही है वो, ठीक है। वो कहते हैं कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ट्रांजेक्शन उसने बताई है, फला कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, देखो पहली बात आ गई कि कौन इसको अप्रूव करेगा, डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी बात आ गई है कि वेयर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन, ये जो 5-6 ट्रांजेक्शन वो कहता है मैंने बताई हैं रिलेटेड पार्टी के साथ होने वाली, अगर इनमें से किसी ट्रांजेक्शन में इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन है तो फिर खैर है, इन ट्रांजेक्शन में से किसी में अगर आपके मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं तो भाई फिर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन करवानी है जनरल मीटिंग से, ठीक है जी। आगे ये बात समझ। तो ये देखें उसने सिंपल आपको एक बता दिया कि जी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ लो, पहले पढ़ ली है, ठीक है, अब इसको याद कर लो। अगर इन बंदों के साथ ये 6 तरह की ट्रांजेक्शन आप करते हो तो आपने सर बोर्ड का अप्रूवल लेना है, ठीक है, बोर्ड का अप्रूवल लेना है आपने। और अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन सच ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी आउट ऑफ दी 6, तो भाई फिर आपने जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन का अप्रूवल लेना है, ओके। लेकिन एक्सेप्शन भी अब कानून ने दे रही, क्योंकि कानून ये कहता है कि यार हर चीज़ हर बंदे पे आप लगाते जाओगे ना तो मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो मैं थोड़ी सी एक्सेप्शन देता हूँ। उसने क्या, मैं एक्सेप्शन देने लगा हूँ। द अबव रिक्वायरमेंट्स ऑफ अप्रूवल पॉलिसी और स्पेशल रेजोल्यूशन, भाई अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। बेशक रिलेटेड पार्टी के साथ ये 6 की 6 ट्रांजेक्शन है, इनमें से कुछ है कि तब जरूरत नहीं है, कब नहीं है,
डू नॉट अप्लाई टू एनी ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन एन आर्म्स लेंथ बेसिस। अगर तो भाई ये जो 6 ट्रांजेक्शंस हो रही हैं इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन है तो सारी रिलेटेड पार्टी के साथ अगर हो रही है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो हैं। डेफिनेशन के मुताबिक सेक्शन 208 के मुताबिक तो रिलेटेड पार्टी आपकी बन गई है और उसके साथ आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं। लेकिन क्या इसका बोर्ड से अप्रूवल लेना जरूरी है, क्या इसका स्पेशल रेजोल्यूशन करवाना जरूरी है? स्पेशल रेजोल्यूशन कब करवानी है? अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वरना बोर्ड अप्रूवल इज सफिशिएंट। तो वो कहता है कि भाई अगर तो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं, मतलब आपका काम ही ये चीज़ करने का और आप वही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आर्म्स लेंथ बेसिस पे कर रहे हैं, आर्म्स लेंथ से मुराद क्या है, जितने का बाकियों को देते हैं उतने का ही कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई फिर वो कहता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एवं अब मैं छोटी छोटी ट्रांजेक्शन आपसे करवाता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई लैपटॉप्स अपनी कोई इसमें से किसी रिलेटेड पार्टी को बेच दिए हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए के लैपटॉप बेचे हैं और बाहर भी आप 10 लाख के बेचते हैं लोगों को, तो वो कहते हैं यार क्यों फिर सर खपाना है, बोर्ड की मीटिंग बुलाओ, फलां फलां करो, कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। तो अब आर्म्स लेंथ बेसिस से मुराद उसने क्या कह दिया, मीन्स अ ट्रांजेक्शन विच इज सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड। टर्म्स एंड कंडीशन में मुराद है मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन को आर्म्स लेंथ बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल 14, मजीद इज अ डायरेक्टर इन मुल्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। His brother bought 2 air conditioners from main showroom of MEL at same retail price as is offered to any other customer। तो भाई पहले तो बताएं कि मजीद का भाई जो है वो रिलेटेड पार्टी है, तो सर बिल्कुल मजीद डायरेक्टर है, वो खुद भी रिलेटेड पार्टी है, मजीद का जो भाई है वो उसका रिलेटिव है, वो भी इस कंपनी का रिलेटेड पार्टी है। अब वो कहते हैं कि क्या इसके ऊपर अब क्या ये 6 ट्रांजेक्शंस में आ रहा है, तो भाई पहले वाली में ही आ रहा है, सेल परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल, सही है, आप उसको सेल कर रहे हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो है। लेकिन क्या इसके लिए बोर्ड का अप्रूवल चाहिए? तो ऑर्डिनरी कोर्स में हो रही है और आपने उतने का ही बेचा है जितने का आप बाहर मार्केट में बेचते हैं, तो सर आपको नीड कोई नहीं है बोर्ड अप्रूवल की, ठीक है। तो क्या जनरल मीटिंग के अप्रूवल की ज़रूरत है? नहीं, वो तो ज़रूरत ही तब होती है कि ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्टेड हों। इधर तो वैसे ही रिक्वायरमेंट ही नलीफाई करती ना आपने। अब आगे पॉइंट आ गया रिक्वायरमेंट टू रेफर एंड जस्टिफाई इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट। वो कहता है कि नहीं, हर ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड पार्टी के साथ हुई है, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर अरेंजमेंट, उसको आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर लिखना है, जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। जस्टिफाई आपने उसको मतलब बताना है कि क्यों की गई है फलां फलां। डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो होती है ना, चैप्टर 11 के अंदर हम पढ़ेंगे, हर कंपनी के ऊपर लाजिम नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके पढ़ेंगे किन किन कंपनी के लिए लाजम है। और मैंने आपको एक बात किसी दौर में कही थी कि आपने लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। वो कुछ ने बस की होगी मुझे पता है, और फिर बाकी लोग बाद में रो रहे होते हैं हमें आर्टिकल्स क्यों नहीं मिलते। तो सर वो इसीलिए नहीं मिलते, आपकी हरकतें इस तरह की होती हैं, आप प्रोएक्टिव नहीं हैं। प्रोएक्टिव तो खैर बहुत दूर की बात है, आपको गाइड किया जा रहा है, आप फिर भी नहीं हिलने को राज़ी, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों के साथ, निकम्मे लोगों को कोई रखना पसंद नहीं करता। मैं आपको एक बड़ी एक फैक्ट एक बता रहा हूँ, सही है, लोग तरस खाने के लिए नहीं बैठे हुए आपके ऊपर। पाकिस्तान अक्सर कहता है नहीं, पाकिस्तान के ऊपर जब मुसलमानों के ऊपर लोगों का जुल्म, भाई वो जुल्म इसलिए कि आप खुद मजलूम बने हुए हैं, ठीक है। आप हड हरामी आपके मतलब कि जड़ों के अंदर घुस गई है, कुछ करके राज़ी नहीं है, तो लोग आपके लिए क्यों करते फिरें? वो आपके मुलाजिम थोड़ी हैं जो दूसरे आपके लिए करें। तो ऐसे ही कई लोग होते हैं, रेफरेंस बेस पे आर्टिकल्स होते हैं फलां, भाई वो क्या मतलब, ये आपके अंदर खुद ऐसा कुछ है? अगर तो आपको बहुत ही बाकमाल बंदे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी फर्म रख लेगी, अगर तो आप हैं इस तरह, क्योंकि फर्म ने काम करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं सर कोई रखता नहीं है रेफरेंस। भाई रेफरेंस वाली बात छोड़ो, आपके कंट्रोल भी नहीं है। जो चीज़ अनकंट्रोलेबल है उसकी टेंशन लेते हो, जो कंट्रोलेबल है उसके ऊपर आपने क्या किया है? ये मेरे सब्जेक्ट का हाल नहीं, हर जगह पे यही है। मैं आपको मैंने तो भी ऑनलाइन है ना, मुझे पता भी नहीं है किस किस ने देखा है, ये कौन कौन डाउनलोड कर रहा है चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप अपने आप को देखें, अपने आप को समझें कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ, या मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल मैंने एनुअल रिपोर्ट का बोला है, हो सकता है सब ने कर ली हो, जो कि मुझे आई हाईली डाउट। मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर जगह पे अब ज़ाहिर है कोई भी देख रहा है, सुन रहा है इसको, तो भाई सब के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को कंसिडर करें, प्रोएक्टिव होएं, ठीक है। चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना स्टार्ट करें। आप माऊ बन के इंटरव्यू में बैठे होंगे और मैंने जी 3-4 महीने वेस्ट कर दिए, मैंने कुछ नहीं किया, और एक बंदा आता है वो कहता है जी मैंने तो फलां चीज़ें की हैं। यार पार्टनर फर्म का जो है वो क्यों ना उस बंदे को रखे? फिर आप एंड पे कहोगे रेफरेंस है, रेफरेंस है। भाई रेफरेंस ही नहीं है हर चीज़,
1800-1700 बंदा पास कर रहा है कैफ हर अटैम्प्ट में, फर्म्स के पास इतनी वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने तो जाहिर है वही रखने हैं जो थोड़े तगड़े हैं, जिनको सेंस भी है। रेफरेंस वाले भी होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा उस फैक्ट को, लेकिन मेजॉरिटी आर नॉट रेफरेंस बेस्ड, मेजॉरिटी आर कॉम्पिटेंट। वो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जिनको फर्म रखती है, और इनकॉम्पिटेंट भी रह जाते हैं, और इसलिए आपको ये आंखें खोलनी पड़ेंगी, थोड़ा सा ना दिमाग अपना इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। खैर एनओ रिपोर्ट देखेंगे, उसके अंदर डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपको नज़र आएगी, ठीक है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट जब हम ये पढ़ेंगे तो मैं खुद भी भेजूंगा, लेकिन अफसोस की बात वही रहेगी कि यार आप लोग खुद एक्टिव नहीं है, बजाय इसके कि आप खुद पूछें ये चीज़ें। मैं तो जाहिर है भेजता ही रहता हूँ, मैं तो भेज दूँगा जब रेलिवेंट बात आएगी, लेकिन आप लोगों को खुद भी थोड़ा सोचना चाहिए ना चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पर डायरेक्टर्स रिपोर्ट आ जाएगी। डायरेक्टर्स रिपोर्ट बेसिकली ये होती है कि डायरेक्टर्स ने पूरे साल में क्या किया है, वो कहते हैं उसके अंदर आपने रिलेटेड पार्टी वाली जो ट्रांजेक्शन है वो भी लिखनी है और जस्टिफाई भी करना है क्यों की गई हैं, स्पेशली अगर वो नॉन आर्म्स लेंथ बेसिस पे हुई हैं, मतलब है कि मार्केट टर्म्स पे नहीं हुई, जो कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है। इसी वजह से तो IAS 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसके ऊपर इतना जोर देता है भाई डिस्क्लोज करो। इसी वजह से आइजा 550 ऑडिट का स्टैंडर्ड भी इसके ऊपर कहता है इसका अच्छे से ऑडिट करो भाई, इसके अंदर रिस्क है। क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो भाई अगर मेरा डायरेक्टर कहेगा कि यार बाहर से मुझे उतने की चीज़ मिल रही है, आपसे मैंने उतने की लेनी है जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर, तो मुझे किस चीज़ का फ़ायदा है डायरेक्टर होने का। इस तरह बाकी रिलेटेड पार्टीज पे कहेंगे तो आमतौर पर नॉन आर्म्स लेंथ पे हो रही होती हैं चीज़ें, इसलिए उसने जो एक्सेप्शन दिया ना बहुत कम केसेस पे लगती है कि अगर आर्म्स लेंथ पे ऑर्डिनरी कोर्स में हो रही हो चीज़ें। आमतौर पे इस तरह हो ही नहीं रहा होता, आमतौर पे आप हैवी डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं रिलेटेड पार्टीज, इसलिए अप्रूवल भी चाहिए होते हैं। तो आपने भाई जस्टिफाई भी फिर करना है उसको, रिकॉर्ड भाई मेंटेन करना है आपने। और अगर आप किसी तरह की कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें भाई क्या होगा ज़रा पढ़ लेते हैं। उसने कहा वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज एंटर इनटू बाय अ डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द बोर्ड और अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन। आपको पता ना बोर्ड की कब चाहिए, अगर सिंपल आपकी बात है 6 चीज़ें हैं उनमें से आपने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया रिलेटेड पार्टी के साथ, बोर्ड का अप्रूवल। अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड फिर स्पेशल रेजोल्यूशन आती है, वो मतलब ज़रा हाई सेंसिटिव केस होता है, ठीक है। और या वो कहता है कि वो ट्रांजैक्शन बाद में बोर्ड ने रेटिफाई नहीं की, हमें पता है कि बाद में भी रेटिफाई हो सकती है, एक चीज़ है कि होगी है ट्रांजैक्शन चलो नॉन कंप्लायंस के साथ, वो कहते हैं बाद में बोर्ड रेटिफाई कर दे उसको, क्या जो फलां ट्रांजैक्शन हुई थी ना आज हम अप्रूव कर देते हैं कि वो ओके थी, या स्पेशल रेजोल्यूशन बाद में अप्रूव कर दे, ठीक है। विद इन 90 डेज़ के अंदर अंदर वो नहीं की जाती तो भाई कहते हैं कि इसको फिर आप ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल कंसिडर की जाएगी एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड, अगर बोर्ड ने अप्रूव करनी थी और अगर वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड थे स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होनी थी तो भाई वो इसको वॉइड कर सकते हैं, ठीक है जी। और जिनकी वजह से नुकसान हुआ है उनसे पैसे भी भरवा सकते हैं कि भाई आपने क्यों ये वाली ट्रांजेक्शन की है नॉन कंप्लायंस में, आपने बोर्ड को भी नहीं बताया, आपने लेट्स से अगर वो डायरेक्टर्स मेजॉरिटी इंटरेस्टेड थे तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन में नहीं बताया। अब इसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, जो बंदा इस काम में इन्वॉल्व होगा, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को देखें, फिर कितनी इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने यहाँ पे अब बताने जा रहे हैं, इसमें जो बंदा इन्वॉल्व होगा उसको 2-3 साल तक की सज़ा और जुर्माना नॉट लेस देन 5 मिलियन। देखें अक्सर जगहों पे हम कहते हैं ना अप टू 5 मिलियन, अप टू 10 मिलियन, इसको अंडरलाइन करने, इधर वो कहते हैं नॉट लेस देन 5 मिलियन। भाई 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए जुर्माना, कम से कम 50 लाख होना चाहिए। बाकी जगहों पे होता है अप टू, ऊपर जैसे सजा बताइए उसने अप टू बताई है कि यार जितनी आप देना चाहें, ठीक है, लेकिन इधर जुर्माना फाइन वो कह रहे हैं यार नॉन कंप्लायंस किया आपने, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की, इधर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो भाई नॉट लेस देन 5 मिलियन रुपीज़ और बहुत, ठीक है। और अगर ये तो था लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी होगी तो हैवी है, और अदर कंपनी के लिए लेवल 2 की पेनल्टी लगेगी आपकी, ठीक है भाई। आगे बात समझ, तो ये सर था रिलेटेड पार्टी का हमारा। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछते नहीं है, कल इंशाल्लाह इसके प्रैक्टिस कर लेंगे और चैप्टर 10 आपका एंड हो जाएगा। तो प्लीज़ ज़रा तैयार हो जाएं, पढ़ लें। अब आगे चैप्टर 11-12 रह गया, वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। अभी लास्ट पेपर में भी उनमें से अच्छा खासा आया है, तो प्लीज़ ज़रा रेडी हो जाएं। आगे फिर चलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।